प्यारे बच्चों, आज हमारा केमिस्ट्री का नया सेशन है। क्लास 10th के इस नए सेशन में आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के बारे में। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था केमिकल चेंजेज और फिजिकल चेंजेज के बारे में। आज हम लोग इनसे आगे बढ़ते हुए नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा एजेंडा क्या क्या है ये देख लेते हैं। आज का हमारा एजेंडा है केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना। दूसरा, फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो ढेर सारी बातें होंगी इस पर। केमिस्ट्री के इस सेशन में आज जुड़े रहेंगे हम लोग और देखेंगे। एक नए चैप्टर का शुरुआत हो रहा है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, चैप्टर 1 है ये। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हमारा ये नया सेशन आप लोगों के लिए मज़ेदार रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दो तरह की चीज़ें होती हैं। देखते हैं दो तरह की चीज़ें क्या क्या है। इसको हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं दो अलग अलग चीज़ों में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें डाइजेशन ऑफ फूड। दूसरा इसमें हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस, नाम सुनेंगे आप ज़रूर। तीसरा हम लोग देखते हैं बर्निंग ऑफ कोल और पेपर, जो कह लें आप। चौथा हम लोग देखेंगे एसिड रिएक्ट्स विथ बेस। पांचवा हम लोग देखने वाले हैं सॉर्टिंग ऑफ मिल्क। एक दो और एग्जांपल देखेंगे इसमें हम लोग, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। सब के सब एग्जांपल एक तरफ है और दूसरे तरफ देखते हैं हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जब हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं तब ये H2O बन रहा है। कार्बन के साथ जब हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो CO2 बन रहा है। NaOH के साथ में हम लोग HCl को मिला रहे हैं तो NaCl प्लस H2O बन रहा है। जिंक के साथ में जब हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट को मिला रहे हैं तब जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। ये सारे के सारे अभी जो हमने एग्जाम्पल लिखा है इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा है। ये पहला कैटेगरी है, ये दूसरा कैटेगरी है। तो डाइजेशन ऑफ फूड, आप जो खाना खाते हैं आप देखते होंगे खाने में हम लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ों को लेते हैं, जैसे कि चावल, रोटी, विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, दूध, दही और भी तरह तरह के मीट, मछली, अंडे जो भी खाते हैं। खाने के बाद जब हमारा वो वेस्ट मटेरियल के रूप में निकलता है तो क्या वही सामान निकलता है या नहीं? हम देखते हैं कि वो सामान नहीं निकलता है। जो हमने खाया है उसका एक अलग प्रारूप में वो निकलता है, जो बताता है कि हमारे फूड का क्या हुआ, कंप्लीट डाइजेशन हुआ है। उसी तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जब होती है, ये मुख्यतः पौधों में होती है। आपको पता होगा किस तरह के पौधों में होती है, तो ग्रीन प्लांट में होती है। बायोलॉजी का जब क्लास चलेगा तो आपको ये और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए सबसे अगर कोई नेसेसरी चीज़ है तो दो चीज़ें हैं। पहला चीज़ है क्लोरोफिल का होना, दूसरा चीज़ है सनलाइट का होना। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो 100% श्योर रहिए कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रिया है भोजन बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। फूड मेकिंग प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इसको कहा जाता है भोजन बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो क्लोरोफिल एक प्रकार का ग्रीन पिगमेंट, धरती पे जितने भी तरह के पौधे मौजूद है सब में पिगमेंट पाया जाता है, सब में वर्णक पाया जाता है, वर्णक। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग पिगमेंट। ये एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी पौधा में जब पाया जाता है तो उसका कलर तय करता है। ये कलर कोडिंग वस्तु है, कलर कोडिंग ऑब्जेक्ट्स या केमिकल जो कह लीजिए आप, ठीक है। तो ये वर्णक है, ठीक है। अगर किसी में लाल कलर का ये पाया जाता है तो उस पौधे का वो हिस्सा लाल होगा। हर एक तरह का ये अलग अलग वैरायटी का पाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल
पत्तियों में पाया जाने वाला चीज़ है, ये लीव्स में पाया जाएगा। तो पत्तियों में पाए जाने के कारण इसका रंग, अच्छा इसका रंग भी ग्रीन होता है, इसी कारण पत्तियों का भी रंग ग्रीन होता है। और आप देखेंगे समूचे पेड़ पौधे में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मौजूद होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लीव्स होता है, और उसी कारण से पूरा पेड़ का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। अच्छा दूसरा चीज़ है सनलाइट। तो सनलाइट के बारे में भी देखेंगे हम लोग। सनलाइट जो है वो हमें एक्सट्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इसको दर्शाया गया है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। और अगर ये दोनों मौजूद रहता है तो कोई भी पौधा अपना भोजन बना सकता है। चलिए ये तो फोटोसिंथेसिस था, ज़्यादा बायोलॉजी में नहीं जाएंगे अभी। एग्जाम्पल चल रहा है बर्निंग ऑफ कोल या पेपर, ठीक है। एसिड को रिएक्ट करवाएंगे बेस से, मिल्क का खट्टा हो जाना, फ्रूट का कच्चे रूप में रहना, उसके बाद पक जाना। उसी तरह से दूसरा देखते हैं इधर, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन का मिलना, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का मिलना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिलना, जिंक के साथ में हाइड्रोजन सल्फेट का मिलना। ये सब के सब जो अभी आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इस सब में एक चीज़ कॉमन है कि इसमें नए पदार्थ बनते हैं, न्यू सबस्टांस फॉर्म, ठीक है। और सब जो न्यू पदार्थ बनते हैं उसका न्यू फीचर भी होता है, न्यू फीचर मतलब नए पदार्थ बनेंगे, उसकी नई विशेषताएं होंगी। आपने जिस तरह का खाना खाया है उस तरह का स्वाद आपके पचे हुए भोजन से नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने फोटोसिंथेसिस में क्या क्या लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था प्लस वाटर लिया था, आपको मिलने वाला है C6H12O6 यानी ग्लूकोज मिलने वाला है, ठीक है, जिसका नेचर इनसे और इनसे दोनों से अलग है। ये वाटर है, इसका कोई स्वाद नहीं होता है, नॉर्मल ये है, ठीक है। ये स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। और ये जो है ये एक प्रकार का गैस है, जहरीला गैस है, जो हमारे शरीर में जितना ज़्यादा मात्रा में मौजूद होगा उतना ज़्यादा हमारे शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ाएगा और हमारे लिए हमारे ब्लड को इम्प्योर भी करेगा, ये अशुद्ध भी करेगा। लेकिन जब ये दोनों मिलता है तो इससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज, ये एनर्जी का स्रोत बन रहा है। यानी कि अभी हमने देखा कि दो अलग अलग पदार्थ मिले और इन दोनों में से किसी के नेचर का ये नहीं है, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ जिसका नया क्या है, गुण है, ठीक है। ऐसा सब के साथ हो रहा है। मिल्क का स्वाद होता है कैसा, मीठा, और जब वो फटता है, जब वो किसी कारण से ख़राब हो जाता है तो उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। देखते हैं चेंज हो गया, मीठा से खट्टा, यानी कि उसका अब क्या हुआ, प्रॉपर्टी चेंज हो गया है। फल जो होता है कच्चा उसका स्वाद खट्टा होता है, और जैसे ही फल पकता है हर एक का अपना अपना टेस्ट है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देंगे इसमें, ये जितने भी हमने अभी एग्जाम्पल्स लिखे हैं सब के सब अलग अलग पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं और अलग अलग गुणों को भी दिखा रहे हैं। अभी आपने सिर्फ इस और की बातें को देखा, इधर भी देख लेते ज़रा सा। ये हाइड्रोजन गैस है और इसके साथ में मिल रहा है ऑक्सीजन, और दोनों मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ पर वाटर बना रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन गैस अत्यंत ज्वलनशील गैस है, हाईली इन्फ्लेमेबल कहा जाता है इन्हें। और ऑक्सीजन जो है ये आग को और भी सपोर्ट करता है, जिसको सपोर्टिव गैस कहते हैं। और जब ये दोनों मिल जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, आग को बुझाने वाला बन गया है। तो देखा आपने अभी कि ये दोनों जिस नेचर का था ठीक इसके विपरीत नेचर का ही आ गया। तो एक नए पदार्थ का निर्माण भी हुआ जिसमें नया गुण भी आया। कार्बन हमारे लिए अत्यंत ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए अत्यंत ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणदायक है, इसको कहा जाता है लाइफ सपोर्टिंग गैस, ठीक है। और जब ये दोनों मिलता है तब बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है। तो देख रहे हैं आप, जब जब हम क्या कर रहे हैं, दो नए पदार्थों को मिला रहे हैं, उससे एक अलग बन रहा है पदार्थ जिसका गुण भी इन दोनों से अलग हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का बेस है, और इससे क्या बना रहे हैं हम, इसके साथ मिला रहे हैं हम एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके पेट में भी पाया जाता है। आप बायोलॉजी में इसको पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में तो ये ढेर सारा आपको पढ़ना ही है। तो दोनों मिलाकर जब हम रिएक्शन करवाते हैं तब बनता है NaCl, इसको कहते हैं हम लोग साल्ट, नमक बन जा रहा है। अभी आपने एसिड मिलाया और बेस मिलाया है और बन क्या रहा है, साल्ट बन रहा है, बन क्या रहा है, और वाटर बन जा रहा है। यानी कि इतने सारे एग्जाम्पल से हमने एक बात सीखा है। क्या सीखा है, हमने एक बात यह सीखा है कि केमिकल रिएक्शन
अगर कोई आपसे पूछे तो उसमें आप एक जवाब दे सकते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू सबस्टांसेस मीट टू ईच अदर, एक दूसरे से जब उसको मिलाते हैं, एंड फॉर्म अ न्यू सबस्टांस विथ न्यू प्रॉपर्टी। देख रहे हैं, इसमें पूरे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इस चीज़ को देखना है। ये जो हम आपको बता रहे हैं इसी में छिपा हुआ है सारा का सारा चीज़। देखिए, दो सबस्टांस को मिलाए हैं, उससे क्या बना है, नया सबस्टांस बना है और उसके साथ नई प्रॉपर्टी भी आ गई है। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा, चूँकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो हम लोग इसको और भी सिंपल वे में कह सकते हैं, अगर कोई बच्चा अगर और भी इसको इजी वे में कहना चाहे तो ए प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या बनेगा, नया पदार्थ विथ न्यू फीचर्स। ठीक है, नया पदार्थ नए विशेषता के साथ। क्या देखा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नया पदार्थ बनेगा और उसके साथ नई विशेषताएं भी आएगी। अभी हमने ढेर सारे एग्जांपल्स के द्वारा आपको इसके बारे में खूब सारा बताया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप केमिकल रिएक्शन को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। कुछ इसके फीचर्स भी देख लेते हैं हम लोग अभी, उससे पहले हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें होती है, देखिए क्या क्या। इसका इंटरनल अगर बनावट का बात किया जाए तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। जब दो पदार्थ मिलते हैं, जैसे अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने देखा कार्बन के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, इससे मिलकर क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था। तो कार्बन के जो एटम हैं और ऑक्सीजन के जो एटम हैं, दोनों जब मिलेंगे, ठीक है, तो एक नए प्रकार का अरेंजमेंट होगा, एक नए प्रकार का अरेंजमेंट होगा। इसको समझिएगा इस तरह से, अगर इस प्रकार से है, कार्बन के एटम अगर इस प्रकार से है, ठीक है, और देखते हैं ऑक्सीजन के आइटम इस प्रकार से है, ठीक है, तो इस बार जो दोनों मिलेंगे तो इस प्रकार से मिलेंगे। ठीक है, यही है अरेंजमेंट होना। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग अरेंजमेंट होना। इस तरह से तो दो पदार्थों के एटम का एक नया क्या होना, व्यवस्थीकरण होना, ये भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ही आता है। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें देखते हैं कि इसमें जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड होता है वो चेंज हो जाता है न्यू केमिकल बॉन्ड में। न्यू केमिकल बॉन्ड में, बॉन्ड शब्द पहले देख लेना है, हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा कर चुके थे बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड का मतलब होता है बंधन। बंधन तो आप जानते ही हैं, किसी चीज़ को आप मजबूती से पकड़े रहने की व्यवस्था को बंधन कहते हैं। आप अपने तरह तरह के सामाजिक जीवन में बंधन देखते होंगे, चाहे वह पति पत्नी का बंधन हो, भाई बहन का बंधन हो, ठीक है, माता पिता का बंधन हो, पिता पुत्र का बंधन हो, अलग अलग तरह का बंधन देखते हैं। और सब में क्या रहता है, स्ट्रांगली कंबाइंड रहता है, यानी कि सब के सब एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से जकड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इस धरती पे सबसे मजबूत बंधन है
आत्मा और शरीर का मिलन। ठीक है, ये तब टूटता है जब आप लाश के रूप में बदल जाते हैं और आपको जलाया जाता है, आपका दाह संस्कार वगैरह किया जाता है। इससे पहले कोई माय का लाल नहीं है जो इस धरती पे जो आपके शरीर से आपके आत्मा को अलग कर दे। अगर हो गया तो आप मर गए, सीधी शब्दों में आप समझ लें। तो सबसे अटूट बंधन, इनक्रेडिबल बॉन्ड कहा जाता है हमारे बॉडी के साथ हमारे सॉल का। ठीक है, तो यहाँ बंधन का क्या अर्थ है, इस केमिकल चैप्टर में किस तरह से हम बंधन को समझेंगे। तो देखिए, बॉन्ड कब बनता है, जब दो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का अदला बदली करते हैं, अदला बदली, तब क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। बार बार हम लोग इसको देखते आ रहे हैं बहुत दिनों से। ठीक है, आपने सुना होगा। अच्छा, इसको सोडियम क्यों कहा जाता है ये तो आप जानते ही हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी हम बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझ रहे, फिर भी हल्का सा इसके बारे में जिक्र करते हैं। ये नाइट्रियम, लैटिन लैंग्वेज में इसको नाइट्रियम कहते हैं। ठीक है, और ये क्लोरीन गैस है। ठीक है, जिस दोनों का मिलन करवा रहे हैं अभी हम। तो हमेशा इसमें जो कभी भी केमिस्ट्री पढ़िएगा तो केमिस्ट्री में सारा उत्पाद दो ही के कारण होता है, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन के कारण। आगे चल के हम लोग न्यूट्रॉन का भी देखेंगे, न्यूक्लियर फिजन वगैरह होगा, उसमें न्यूट्रॉन उत्पाद मचाएगा। अभी हम लोग फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या है इसमें, इसकी जानकारी ले रहे हैं। तो सोडियम का जो देखिए क्रमांक है वो 11 है, तो इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन का जो क्रमांक है 17 है, तो उसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन है। अब हर एक व्यक्ति के जीवन का ये इच्छा होता है कि वह अपने जीवन में परिपूर्ण रहे। उसी तरह से सोडियम और क्लोरीन का भी अपना क्या है, इच्छा है। केमिकली सबस्टांस जो होते हैं सबके पास इच्छा होता है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा ले, यानी 8 पूरा ले। देखिए, इसके पास कितनी की कमी है, इसके पास 7 नहीं है, इसके पास 1 नहीं है। तो आप जानते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ये क्या करेगा, अपना 1 दान कर देगा, किसको, इसको दे देगा। तो इस बार अब ये कैसा बन गया है, इस तरह का बन गया है। और क्लोरीन कैसा बन गया है, तो इस तरह का बन गया है। यही जो आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, यही कहलाया आपका बॉन्ड बनना। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, दोनों के 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, तो ये सिंगल बॉन्ड है, इसको कहते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड। आगे चलकर आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में एक चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग यही देख रहे हैं कि दो पदार्थ के इलेक्ट्रॉन का अदला बदली हो रहा है इसमें, यानी कि ओल्ड केमिकल बॉन्ड टूट रहा है और नया बन रहा है। कैसे, ये देखते हैं इस केमिकल रिएक्शन में। तो ज़रा सा आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं यहाँ पे कि अभी आपने देखा एक पदार्थ ये है NaOH और प्लस HCl, 2 तरह के पदार्थ है। इसको हम लोग बेस कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है इसको। जिसके पीछे OH लगा रहेगा जनरली उसको हम लोग हाइड्रोक्साइड कहेंगे उसको। और ये तो हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ही। तो देखिए, ये दोनों अपने आप में परिपूर्ण था, लेकिन हम अभी क्या करवा रहे थे, केमिकल रिएक्शन करवा रहे थे। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान अब हमारा क्या निकल के आया सामने, तो देखिए ये क्या करेगा, इसको छोड़ देगा, बोलेगा हम इसके साथ जा रहे हैं। अब ये क्या हो गया, NaCl और प्लस H2, देखिए 1 H 2 H और ये, तो ये बन गया। तो देखिए पहला वाला बॉन्ड था अभी किसके किसके बीच में, सोडियम और हाइड्रोक्साइड के बीच में था, Na और OH के बीच में बॉन्ड था। अब किसके बीच में चला आया है, Na और Cl के बीच में। तो सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोक्साइड को छोड़कर किसके साथ बॉन्ड कर लिया, क्लोरीन के साथ। यही यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ओल्ड केमिकल बॉन्ड टूटता है और नया केमिकल बॉन्ड इसमें बनता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको ज़रूर समझ रहे होंगे। ठीक है, तीसरा चीज़ इसमें देखते हैं, और एक चीज़ और है इसका कि इसके 2 पार्ट होते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक को कहा जाता है रिएक्टेंट और दूसरे को कहा जाता है प्रोडक्ट। ये आप समझ चुके हैं पहले भी, फिर भी इसको हम दोहरा दे रहे हैं। तो NaOH प्लस HCl और इससे बनकर तैयार हुआ NaCl प्लस H2O।
तो ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाया आपका रिएक्टेंट, एक से ज़्यादा है तो रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्शन जो करने में मदद करे वो रिएक्टेंट्स, और जो रिजल्ट निकल कर सामने आए इसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स। तो आपसे पूछेगा बताइए प्रोडक्ट किस तरफ होता है, तो हमेशा बताएंगे एरो के दाहिनी ओर होता है, और एरो के बाईं ओर कौन होता है, रिएक्टेंट्स होता है। तो अभी हमने देखा केमिकल इक्वेशन के बारे में, आगे चल रहे हैं, देखते हैं फीचर्स ऑफ देखेंगे अभी फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। इसके आधार पे हम लोग केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये सारे क्वालिटीज़ मिल रहे हैं तो केमिकल इक्वेशन माना जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब होता है किसी गैस का तैयार होना या बनना। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि Zn और प्लस H2SO4 दोनों को मिलाते हैं, यानी जिंक के ग्रेनुल्स को मिलाते हैं, जिंक के टुकड़ों को मिलाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला एसिड में से एक है ये। तो जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट को मिलाने पर क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, यहाँ जान लेना है केमिकल रिएक्शन जब भी हम बताएंगे तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हमने लिख दिया यहाँ पर एस, तो एस फॉर यहाँ पर हो जाएगा सॉलिड, यानी कि ठोस के बारे में बातें हो रही है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया जी, तो जी फॉर गैस के बारे में बातें हो रही है। कभी गलती से, या गलती नहीं, ऐसे भी हमने अगर लिख दिया है यहाँ पर AQU, ठीक है, और SOL सॉल, तो यहाँ समझ जाएंगे कि ये एक्वस सॉल्यूशन की बातें हो रही है, यानी कि इसमें पानी की मात्रा है। कभी हमने ऐसा लिख दिया है DIL डाइल्यूट, तो आपको समझना होगा डाइल्यूट के बारे में बातें हो रही है, मतलब काफ़ी पतला वो द्रव्य है। ठीक है, कभी हमने ऐसा लिख दिया है CON सिकॉन, तो आपको समझ जाना है कि वो जो लिक्विड है वो काफ़ी गाढ़ा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी जिसके बारे में आपको बात बताई जा रही है। कभी हमने लिख दिया किसी रिएक्शन में, यहाँ पर अगर लिख दिया इस तरह से, तो आप समझ जाइएगा कि ये हीट के लिए बताया जा रहा है कि हीट निकल रहा है इसमें। ठीक है, हीट एनर्जी निकल रहा है। ठीक, तो ऐसे ढेर सारी चीज़ों के बारे में अभी आपको बताया जाएगा। फिलहाल आपको ये जानना है कि अगर दो पदार्थ एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और उससे एक गैस का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के एक फीचर्स बता सकते हैं। दूसरा देखते हैं इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है ये। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अवक्षेप, मतलब कुछ अवशेष बच जाए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे अभी। ठीक है, देखिए एक पदार्थ का आपको अभी बता रहे हैं हम, एक Ki नाम सुना होगा आपने। ठीक है, Ki का K फॉर होता है कैलियम, यानी कि पोटेशियम के लिए बातें की जा रही है। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, और इसके साथ रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसका, तो इसके साथ रिएक्शन हम करवा रहे हैं PbNO3 का, PbNO3। ठीक है, देखिएगा इसको जब इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर 2 क्यों लिखा, इसके बारे में आपको चर्चा हम बाद में करेंगे कि दो तरह के इक्वेशन होंगे, एक होगा बैलेंस इक्वेशन आगे चलकर, दूसरा होगा इसमें अनबैलेंस इक्वेशन। तो उस पर चर्चा जब करेंगे तो हम आपको फिर से इसको बताएंगे। फिलहाल आपको ये भी समझाने के लिए लिखा जा रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड और प्लम्बम नाइट्रेट। ठीक है, आप जानते होंगे प्लम्बम, आप सुना होगा आपने नाम। ठीक है, दोनों को जब रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो उस समय में फिर ये क्या बनता है, देखिए PbI2 बनता है और प्लस 2KNO3 बनता है, प्लस इसमें पीला अवशेष बचता है, येलो प्रेसिपिटेट बचता है। ठीक है, मतलब येलो कलर का एक पदार्थ बच जाता है जिस बीकर में हम यह प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिस बीकर में हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें येलो कलर का, ठीक है, ये बचा हुआ रहता है। ठीक है, इसी कारण से हम इसको कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन के 2 गुण देख लिए। पहला गुण हमने देखा कि सर जब कभी नए गैस का निर्माण होता है तब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सर अगर दो पदार्थ एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं और उन दोनों के रिएक्शन के बाद कुछ अवशेष बच जाए, कुछ बेकार पदार्थ बच जाए जिसका कोई अभी फ़िलहाल यूज ना हो, तब भी उसको कहेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन ही। ठीक है, एक दो और देखते हैं इसमें। देखिए BaCl2 नाम सुने होंगे आपने।
ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और इसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 का, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट को, यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी आप बोल सकते हैं। और इन दोनों का जब रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है BaSO4, ठीक है। और प्लस बनता है 2HCl और प्लस वाइट प्रेसिपिटेट। देखिए अभी हमने क्या कहा, पहले वाले में येलो प्रेसिपिटेट बचा, यानी पीला कलर का अवशेष बचा हुआ है। इस बार वाइट कलर का बचा हुआ है, यानी कि उजला कलर का कुछ राख जैसा बच जाएगा, ठीक है। तब इसको हम लोग कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यानी कि केमिकल रिएक्शन का एक गुण यह भी है कि उसमें कुछ ना कुछ अवशेष का निर्माण भी हो सकता है। मेरे शब्द को अच्छे से सुनिएगा, हो सकता है मैं कह रहे हैं, ठीक है। इसमें नहीं हुआ है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, हो सकता है। यानी कि अगर किसी रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है तो वो भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि सारे केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट हो ही, इसमें कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, शब्द को अलग तरीके से आप लोग नहीं लेंगे, ठीक। और देखते हैं एक दो इसमें और भी देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए है K2Cr2O7, आपने नाम सुना होगा अगर तो ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट। इसका नाम है पोटासियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और इसके साथ रिएक्शन हमको करवाना है किसका, सल्फ़र का रिएक्शन करवाना है, सल्फ़र ऑक्साइड का, ठीक है। तब रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है इसमें, तो इसका रिएक्शन के बाद बनता है K2SO4। आप समझ गए होंगे K2SO4 का मतलब पोटासियम सल्फेट के बारे में बातें की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा CRO यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। CrOH2SO4 प्लस H2SO4 बना है, ठीक है। और इसके अलावा और भी चीज़ें हुई है, इसमें कलरलेस यह रह गया है, कलरलेस। देखिए इस बार हुआ था येलो प्रेसिपिटेट बचा था, इस बार वाइट प्रेसिपिटेट, इस बार कलर नहीं है लेकिन कुछ राख है मौजूद। क्या कोई दिक्कत आ रही है, नहीं ना। चलिए ये तो उदाहरण देख लीजिए भी, तो आप ये सब नाम याद रखिएगा, पोटेशियम आयोडाइड, प्लम्बम नाइट्रेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। ये सब नाम याद रखना है, बेरियम सल्फेट, प्लम्बम आयोडाइड, ये सब नाम आपको सीखना पड़ेगा। पोटेशियम नाइट्रेट देख रहे हैं ना, क्रोमियम, ये है डाइक्रोमेट, ये है डाई का मतलब हो गया दो, ठीक है। क्रोमियम जब दो है इसलिए डाइक्रोमेट लग गया है। यहाँ अगर 3 रहता तो ट्राइक्रोमेट लिखते, 4 रहता तो क्वाड, फिर पेंट, इस तरह से आगे बढ़ते जाता, ठीक है। एक और देखते हैं इसमें एग्जाम्पल में। इस बार सर हमने लिया है KMnO4, इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और इसके साथ रिएक्शन करवाया C6H8O7, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं साइट्रिक एसिड, नाम याद रखिएगा, साइट्रिक एसिड। आप जो नींबू सब खाते हैं, जितने भी खट्टे फल हैं सब में यही मौजूद होता है, चाहे वह नींबू हो, चाहे वह कच्चा आम हो, ठीक है, चाहे नारंगी हो, ठीक है, चाहे मौसमी अगर पका हुआ ना हो, सब में क्या रहेगा, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इसका फॉर्मूला है C6H8O7। और जब इन दोनों को मिलाते हैं हम तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है CO2, ठीक है, प्लस H2O प्लस MnO2 प्लस कलरलेस पाउडर। देखिए क्या क्या चीज़ें हुई, इन सब चीज़ों को देखा आपने। आपको ये भाग हम ज़्यादा कह रहे देखने के लिए, ये देखने कह रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बचा है, कलरलेस पाउडर बचा हुआ है। तो जब हमने पोटासियम डाइक्रोमेट को मिलाया, पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया, किससे, साइट्रिक एसिड से मिलाया, तब क्या बना हमारा, ये सब चीज़ें बना है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है आपको और भी चीज़ें, ठीक है। तो अभी आपका ये फीचर्स में सेकेंड नंबर का चल रहा था। तीसरा देखते हैं हम लोग अभी, ठीक है। पहला हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा देखा हमने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, तीसरा देखते हैं
अच्छा, तीसरा हमने देखा अभी, सॉरी इसमें मिस्टेक थोड़ा सा हो गया कि हमने अभी कलर वाला जो देखा था वो भी इसी में आ गया था, यानी कि अवशेष भी बना है और कलर भी चेंज हुआ है। देखे हैं कि इसमें चेंज इन कलर, एक दो हम और दिखा देते हैं आपको चेंज इन कलर वाले में, ठीक है। तीसरा है चेंज इन कलर, एक बार देख लीजिएगा, चेंज इन कलर यानी अगर केमिकल रिएक्शन करता है तो उसमें कलर भी चेंज होता है। जैसे एक देखना है CaO, इसको हम लोग CaO को कहते हैं हम लोग क्विक लाइम, क्विक लाइम, इसको हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना। हम लोग जो पैकेट में बंद चूना लाते हैं ना, जैसे घर सब में हम लोग दीवार पर पोतते हैं उसको पानी में डाल के, वही है क्विक लाइम। और इसके साथ में हमने क्या मिलाया है, पानी मिला दिया है, ठीक है। ला के आप घर में क्या करते हैं, दिवाली के समय में पानी मिलाते, अब तो इसका ज़माना भी जा रहा है, आप लोग पेंट करते हैं घरों में, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम में क्या मिला रहे हैं, वाटर को मिला। तो क्यों लोग देख रहे हैं इसमें CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम को प्लस वाटर को देख रहे हैं, दोनों का जब रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनता है, CaOH का होल 2। इसको पढ़ने सीखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर, कैल्शियम Ca फॉर कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दो लगा हुआ इसीलिए हाइड्रोक्साइड वाला भी दिया है इसमें, OH तो है, ये तो आप जान ही रहे हैं, इसका हाइड्रोक्साइड के लिए प्रीफिक्स है ये, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और प्लस हीट निकला इससे। आप जब चूना को फूलने के लिए दीजिएगा ना पानी में और उसके बाद उसमें हाथ डाल कर देखिएगा, देखिएगा कुछ गर्मी लगेगा आपको लगेगा चूना गर्म है। ये आप अपने घरों पर प्रैक्टिकल रूप में करके देख सकते हैं कि एक बाल्टी में एक चूना का पैकेट ले आना है और उसको फाड़ के डाल देना है, पानी डाल दीजिए और थोड़ा देर के बाद उसमें हाथ डालिए, आपको गर्मी महसूस होगी। तब आप समझ सकते हैं वो क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखना है थोड़ा सा एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, ये चेंज इन कलर नहीं है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, सॉरी, ठीक है, उस पर हम आएंगे अब फिर। तो अभी देखिए हम क्या हुआ, इसमें हीट निकला है, ठीक है, यानी टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं स्लैग्ड लाइम कहते हैं, ठीक है। ये था क्विक लाइम, ये है स्लैग्ड लाइम, ठीक है। तो दोनों अलग अलग लाइम, अगर आपको पूछा जाए चूना के बारे में तो दोनों का अलग अलग यूज है, ठीक है। तो CaO के साथ में हमने H2O मिलाया तो इसमें देखिए क्या उत्पन्न हुआ था, हीट उत्पन्न हुआ था। मतलब इसका तीसरा गुण क्या है कि अगर कोई दो पदार्थ को मिलाएंगे तो उससे हीट भी उत्पन्न होगा। चलिए चौथा देखते हैं इसमें, चेंज इन कलर। हम बता वही रहे थे लेकिन थोड़ा सा एक बच्चे ने डिस्टर्ब कर दिया था, इसी कारण से उसमें नहीं जा पाए थे। देखिए इसमें एक हम देखते हैं अभी, देखिए ये पोटेशियम पर K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में जब हम बात कर रहे थे, K2Cr2O7, ठीक है, और इसके साथ हम मिला रहे थे सल्फर को, ठीक है। तो अभी इसका देखिए कलर कैसा था, अभी इसका कलर था ऑरेंज, ठीक है। और जब दोनों का रिएक्शन हुआ तब क्या क्या हुआ, सामने निकल कर देखिए, K2SO4 प्लस CrOSO4 H2SO4 HSO4 सॉरी, ठीक है। देखिए इस तरह का रिएक्शन करके बना है ये, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ये किस तरह का एक नया चीज़ है आपके लिए। CrOHSO4 बना है, लेकिन ऑरेंज कलर का था और ये चेंज होकर कैसा बन गया है, ये अब ग्रीन बन गया है। तो जब आप रिएक्शन करवाइएगा ना, लैब सब में आपको ये रिएक्शन करने के लिए दिया जाएगा, और जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को रिएक्शन करवाइएगा सल्फर ऑक्साइड के साथ में तो ये ऑरेंज से किस रूप में बदल जाएगा, ये ग्रीन रूप में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, चेंज इन कलर भी हुआ। तो हमने अभी 4 प्रॉपर्टी के बारे में देखा। सबसे पहले देखा था इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में, जिसमें हमने उदाहरण दिया था अभी जिंक के साथ में H2SO4 को मिलाकर। दूसरा हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में, ठीक है, उसमें भी हमने उदाहरण दिया था, देखा था कि येलो वाला कुछ अवशेष बच जा रहा है, वाइट वाला अवशेष बच जा रहा है। तीसरा हमने देखा चेंज इन टेम्परेचर के बारे में, यहाँ देखिए इसमें कुछ भी टेम्परेचर नॉर्मल था एकदम थोड़ा बहुत, और यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में हीट उत्पन्न हो गया। चौथा हमने देखा चेंज इन कलर के बारे में, ठीक है, तो इसमें कलर ऑरेंज था, अब कलर क्या हो गया है, ग्रीन हो गया, ठीक है। चलिए और देखते हैं, इसमें एक और बचा हुआ है इसका चेंज,
पाँचवा इसका कहा जाए ये है चेंज इन स्टेट, यानी अवस्था भी चेंज हो जाएगा। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो दो पदार्थ के बीच में केमिकल रिएक्शन होने पर हो सकता है कि उसका स्टेट्स बदल जाए। अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो वो गैस भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं इसका भी एक एग्जांपल। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कैंडल को जलाते हैं, इसको हम लोग बर्न करते हैं। ठीक है, तब ये क्या बन जाता है, तब जब इसको हम लोग जलाते हैं तो ये कैंडल के वैक्स के रूप में बदल जाता है। ठीक है, अभी ये कैंडल के रूप में है तो अभी ये सॉलिड है, और जब ये वैक्स के रूप में बदलता है तो ये क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। तो आपने अभी देखा पांचों तरह के फीचर्स के बारे में। अगर आपसे कोई पूछ देगा बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के कितने गुण हैं, तो हम बता देंगे 5 गुण हैं। सबसे पहले बताएंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें गैस बन सकता है। दूसरा बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी अगर कोई दो पदार्थ का हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें कुछ अवशेष के रूप में भी बच सकता है। तीसरा हम बताएंगे चेंज इन टेम्परेचर, कि अगर किसी दो पदार्थ को मिला रहे हैं, ठीक है, तो उससे हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ जाए या घट भी सकता है, ये भी ध्यान रखना है। सिर्फ बढ़ने की बातें नहीं होगी, घटने की भी। आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के बारे में, तो आपका और भी ज़्यादा क्लियर होगा उससे। चौथा हम बताएं आपको चेंज इन कलर के बारे में, कि अगर दो पदार्थ को मिलाते हैं तो पहले जो उसका कलर रहता है वो उसका चेंज हो सकता है। सब में हम सकता है लगा रहे हैं, कन्फर्म ये चीज़ ज़रूरी नहीं सब के साथ हो ही। पाँचवा हमने बताया कि हो सकता है उसके स्टेट भी चेंज हो जाए, यानी अवस्था भी चेंज हो जाए। अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपने इस और इस दोनों पॉइंट को अच्छे से कनेक्ट किया है इसमें। ठीक है, अगला जो आपका सेशन रहने वाला है वो केमिकल इक्वेशन के बारे में रहने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे एक जानदार सेशन के साथ। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है जिस कारण से वीडियोस बनने में लेट हो रहे हैं, लेकिन हम लोग और हमारी टीम जो है वो कोशिश कर रही है कि इसे और भी ज़्यादा दुरुस्त किया जाए। इसमें हम लोग केमिकल इक्वेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन होता क्या है। अभी हमने रिएक्शन पढ़ा था, अब इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसमें देखेंगे टाइप्स के बारे में। इसके सभी टाइप जो होते हैं, बड़े ही मज़ेदार ये टॉपिक है और हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी वाइटल है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, इस सेशन को अच्छे से एंजॉय करेंगे, पढ़ेंगे एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से भी, और आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। कुछ भी दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लाइक